ठीक। क्या है दोनों चीज, थर्मोकेमिस्ट्री थर्मोडायनामिक्स में थोड़ा सा वर्क रिलेटेड है ना। किसमें दिए थर्मोडायनामिक्स नहीं समझे। थर्मोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनामिक्स दोनों मिला के टेस्ट जो आएगा ना, तो वो दोनों थर्मोडायनामिक्स में ज्यादा केमिस्ट्री में नहीं पढ़ना। वो जैसे एंट्रोपी हो गया, वर्क हो गया, तो जितना क्वेश्चन आएगा उतना तब तक हम आप लोग को पढ़ा देंगे। टेस्ट कब है आप लोग का? 10 को, सैटरडे को। आज कौन सा दिन हो गया है? वेडनेसडे। हाँ 7, तो कल परसों तक वो सब कंप्लीट हो जाएगा। तो जो आएगा उसी से पढ़ लेना है। सिंपल टेस्ट में क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। हाँ पढ़ लीजिएगा। अरे बनेगा बनेगा, क्वेश्चन सब बनेगा। नहीं बनता है? कौन सा क्वेश्चन नहीं बनता है बोलिए। थर्मोडायनेमिक्स का, तो थर्मोडायनेमिक्स वाला ये पार्ट भी पूरा नहीं पढ़े, वर्क वाला भी नहीं पढ़े अभी आप, है ना। अभी थर्मोकेमिस्ट्री का पूरा पार्ट अब चलेगा थर्मोडायनेमिक्स। जैसे अभी आज चलेगा लैटेंट हीट कैपेसिटी, ठीक है ना। उसके बाद बन जाएगा जैसे वर्क डन वाला जो क्वेश्चन जो है ना, वो एक क्लास और पढ़ाएंगे तब बन जाएगा, ठीक है। उसमें जैसे वर्क डन का होता है एंट्रोपी चेंज निकालना, वर्क डन निकालना, वर्क डन बराबर P इंटू डेल्टा V होता है, वो सब बनाना, है ना। वो वर्क डन कैसे निकालते हैं, तो -2.303 NR log V2 by V1 करके, तो वो सब तब बन जाएगा, ठीक है। तब आपका बन जाएगा। लिखिए लिखिए एक लिखिएगा, पहले थोड़ा सा चीज लिखवाएंगे। हीट कैपेसिटी, कितना क्वेश्चन रहेगा केमिस्ट्री का आप लोग का? 15 क्वेश्चन रहेगा। तो थर्मो ऐसे जा सकता है। देखिए इसको हम थोड़ा सा लिखवाएंगे भी, सो लिखेंगे 2-4 लाइन। हाँ बोलिए। तो न्यूमेरिकल भी रहेगा ना, जैसे छोटा छोटा क्वेश्चन रहेगा। जैसे हम किसी बुक से भी न्यूमेरिकल तो आपको इस बार भी नहीं कराएं कि कराएं कागजी नहीं कराएं। पहले थ्योरी इधर सुनिएगा, गप नहीं मत कीजिए, क्वेश्चन को सुनिए मेरी बात। थ्योरी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जितना टाइप का क्वेश्चन हम बोर्ड पे आपको करवाए हैं, हीट ऑफ रिएक्शन का, बाउंड एनर्जी का, है ना, वो क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। बाउंड एनर्जी का क्वेश्चन, हीट ऑफ फॉर्मेशन का रिएक्शन, उसके बाद जो आज क्वेश्चन भी कुछ कराएंगे, कुछ कल भी क्वेश्चन कराएंगे, है ना। माने कल परसों तक ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगी। तो जब चैप्टर समाप्त हो जाएगा तो इससे जितना रिलेटेड क्वेश्चन हम कराएंगे, क्वेश्चन उसी पे बेस्ड रहेगा, ठीक है ना। थर्मोडायनेमिक्स में क्या है ना कि वर्क डन कुछ पार्ट आपको हीट में पढ़ना है, फिजिक्स में पढ़ना है थर्मोडायनेमिक्स, लेकिन केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स जितना दिया है उतना हम पढ़ा देंगे, ठीक है ना। जितना दिया हुआ थर्मोडायनेमिक्स है, जितना एनसीईआरटी में है, उतना हम वर्क डन लिखवा देंगे। बाकी जो पढ़ना है वो फिजिक्स के पार्ट में पढ़ना है, और उससे ज्यादा केमिस्ट्री में क्वेश्चन नहीं देता है, ठीक है। देखिए हीट कैपेसिटी क्या होता है, पहले मेरी बात को ध्यान से सुनिए, तीनों चीज बढ़िया से समझ लीजिए पहले, उसके बाद लिखेंगे। हीट कैपेसिटी क्या है ना, जैसे कोई भी सब्सटेंस आप लेते हैं और कोई भी सब्सटेंस का अमाउंट आप लिए और उसका 1 डिग्री सी टेम्परेचर बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है? 1 डिग्री सी टेम्परेचर। तो 1 डिग्री सी कहिए चाहे 1 केल्विन कहिए, बात एक ही होगा। 1 केल्विन बढ़ाना हो या 1 डिग्री सी बढ़ाना हो, डिफरेंस केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड का हमेशा सेम रहेगा। जैसे 10 डिग्री और 20 डिग्री दोनों का डिफरेंस कितना का है? 10 का। अगर मान लीजिए 10 डिग्री सी और 20 डिग्री सी को पहले केल्विन में बदल दीजिए, आप फिर डिफरेंस दोनों का निकालिए, तो फिर दोनों का डिफरेंस भी क्या आएगा? सेम ही आएगा। तो डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। तो हम बताए किसी भी सब्सटेंस का वह अमाउंट जिसका 1 डिग्री सी टेम्परेचर बढ़ा देना है। कितना बढ़ा देना है? 1 डिग्री सी। 1 डिग्री सी टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितना हमको हीट का रिक्वायरमेंट होगा, जितना हमको एनर्जी चाहिए, उसी को कहते हैं आपका हीट कैपेसिटी। क्या कहते हैं? हीट कैपेसिटी।
और हीट आप या तो किस में ले सकते हैं, तो हीट 1 कैलोरी जूल, इस एनर्जी है, एनर्जी का वैल्यू किसी में ले लीजिए, कैलोरी में ले लीजिए, जूल में ले लीजिए। तो ये हो गया हीट कैपेसिटी। तो अब जरा सोचिए, कोई पूछा आपसे कि हीट कैपेसिटी कैसा प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव है? हीट कैपेसिटी कैसा है? एक्सटेंसिव का मतलब जो अमाउंट पर डिपेंड करेगा, और इंटेंसिव का मतलब जो अमाउंट पर डिपेंड नहीं करेगा। तो आप खुद ही सोचिए, अगर हम अमाउंट बढ़ा देंगे, जैसे वाटर आप लिए, अब वाटर का अमाउंट बढ़ा दीजिए और उसका 1 डिग्री सी टेम्परेचर बढ़ाना है, तो बोलिए 1 डिग्री सी टेम्परेचर बढ़ाना है, अमाउंट बढ़ा देंगे तो हमको हीट ज्यादा जरूरत पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। और जब इसका मतलब अमाउंट पर डिपेंड कर गया, और अमाउंट पर डिपेंड करेगा तो वह प्रॉपर्टी कैसा कहलाएगा? एक्सटेंसिव। कैसा कहलाएगा? एक्सटेंसिव। क्लियर हो गया। दूसरा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। दोनों में अंतर समझिए। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या कहलाएगा कि अगर कोई सब्सटेंस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाएगा कि अगर कोई सब्सटेंस, ठीक है ना, अगर कोई सब्सटेंस 1 ग्राम लेते हैं, कितना लेते हैं? 1 ग्राम, और 1 ग्राम सब्सटेंस को 1 डिग्री सी टेम्परेचर बढ़ा देना है। 1 ग्राम सब्सटेंस को कितना टेम्परेचर बढ़ा देना है? 1 डिग्री। तो अगर 1 ग्राम सब्सटेंस को 1 ग्राम सब्सटेंस को 1 डिग्री सी टेम्परेचर बढ़ा देना है, उसके लिए जो हीट की जरूरत पड़ेगी, यानी 1 डिग्री सी टेम्परेचर बढ़ा देना है 1 ग्राम सब्सटेंस को, उसके लिए जो हीट का जरूरत पड़ेगा उसको बोलेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यानी 1 ग्राम सब्सटेंस को 1 डिग्री सी टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितना हीट की जरूरत पड़ेगा, उस हीट को बोलेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब आप बताइए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक कैसा कहलाएगा? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाएगा या इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाएगा? सोच के बताइए, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाएगा या इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाएगा? कौन सा चीज? क्या बोले हम? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या कहलाएगा? क्यों? क्यों नहीं डिपेंड करेगा? बोलिए इधर से। अब देखिए, यहाँ अमाउंट का इसलिए जिक्र नहीं है क्योंकि आप तो फिक्स करिए दिए कि हमेशा 1 ग्राम लेना है, तो आप कितना भी अमाउंट लीजिएगा तो आप बनाइएगा कितना में? हमेशा 1 ग्राम में। तो फिक्स हो गया ना, इसका मतलब अमाउंट पर डिपेंड नहीं करेगा। क्योंकि हमेशा अगर अमाउंट बढ़ा भी दीजिएगा तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालना होगा, तो फिर उसका 1 ग्राम आप लीजिएगा, तो 1 ग्राम लीजिएगा तो फिर टेम्परेचर सेम हो जाएगा, एनर्जी सेम लगेगा। एक होता है मोलर हीट कैपेसिटी। क्या होता है? मोलर हीट कैपेसिटी। तो मोलर हीट कैपेसिटी क्या कहलाता है कि किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल आप ले लीजिए। क्या ले लीजिए? 1 मोल। और 1 मोल सब्सटेंस को 1 डिग्री सी टेम्परेचर बढ़ाना है। 1 मोल सब्सटेंस को कितना बढ़ाना है? 1 डिग्री सी टेम्परेचर। उसके लिए जो हीट का जरूरत पड़ेगा उसको कहते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। क्या बोलते हैं? मोलर हीट कैपेसिटी। अब आप ये बताइए, मोलर हीट कैपेसिटी कैसा होगा? एक्सटेंसिव होगा या इंटेंसिव होगा? अपने सोचिए, इधर बताइए, मोलर हीट कैपेसिटी कैसा, एक्सटेंसिव या इंटेंसिव? कैसे? फिर जब देखिए, फिर वही चीज हो गया, इंटेंसिव होगा। क्यों? क्योंकि आप कितना भी अमाउंट में आप लीजिएगा, आप तो फिर वही निकालिएगा कि 1 मोल में क्या होगा, वही ना होगा। आप 1 मोल में क्या होगा, यानी 1 मोल सब्सटेंस को 1 डिग्री सी टेम्परेचर बढ़ाना है। आप 10 मोल भी ले लीजिएगा, 20 मोल भी ले लीजिएगा, तो फिर आप हमेशा क्या निकालिएगा? 1 मोल के लिए कितना चाहिए। इसका मतलब अमाउंट कितना भी बढ़ा दीजिए, मोलर हीट कैपेसिटी में कोई चेंजिंग नहीं है। तो देखिए, तो ध्यान रखिए, एक इंथाल, देखिए सुनिए, फिर से सुनिए, हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अब मोलर हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव होगा, लेकिन मोलर हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये कैसा होगा? इंटेंसिव। कैसा होगा? इंटेंसिव। बात समझ में आया? हीट कैपेसिटी का डिफिनेशन था कि कोई भी सब्सटेंस आप ले लीजिए, ये नहीं दिया कितना ग्राम दिया है, ना कितना मोल दिया है, सीधे लिख दिया कि किसी सब्सटेंस का 1 डिग्री सी टेम्परेचर बढ़ाना है। तब 1 डिग्री सी बढ़ाना है, कोई सब्सटेंस का ना मास दिया ना मोल दिया है,
तो अमाउंट बढ़ा देंगे तो निश्चित है कि उसमें हीट का अमाउंट क्या होगा, ज्यादा लगेगा, इसलिए वो एक्सटेंसिव होगा। लेकिन यदि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लेते हैं या मोलर हीट कैपेसिटी लेते हैं तो उसमें तो फिक्स हो गया कि 1 ग्राम लेना है या फिर क्या लेना है, 1 मोल लेना है। तो 1 ग्राम 1 मोल रहेगा, तो अमाउंट फिक्स हो गया। तो आप कितना भी अमाउंट बढ़ा घटा दीजिए, आप तो डिफिनेशन में हमेशा उसी से आप लीजिए। तो उसको क्या कहेंगे, मोलर हीट कैपेसिटी, या उसी को क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या बोलेंगे, मोलर हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। चलिए, तो आप पहले हेडिंग दीजिएगा, लिखिए इसको। अब अपन लिखेंगे फिर समझाएंगे, तब फिर बोर्ड पे वीडियो बनाएंगे। चल रहा है ना अभी, शुरू हो गया। देखिए, जो चीज बताए बस सेम चीज लिखे, तो ध्यान से खाली देख लीजिए, सुन लीजिए। नहीं, पहले सुन लीजिए ना, उसके बाद तब लिखने में आसान हो जाएगा। हीट कैपेसिटी इट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्या है, सी, कैपिटल सी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इट मे बी डिफाइंड, वही लिखे, एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम थ्रू 1 डिग्री सी या 1 केल्विन। यानी किसी भी सिस्टम को 1 डिग्री सी या 1 केल्विन को टेम्परेचर बढ़ा देना है, उसके लिए जो हीट का जरूरत पड़ेगा उस हीट को क्या कहेंगे, हीट कैपेसिटी। क्या बोलेंगे, हीट कैपेसिटी बोलेंगे। हीट कैपेसिटी सी, आल्सो कॉल्ड थर्मल कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम। क्यू, जितना हीट चाहिए, दोनों का जो डिफरेंस है। मान लीजिए आप 10 डिग्री सी बढ़ाए, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। दोनों मतलब पहले टेम्परेचर मान लीजिए अगर सपोज कीजिए 10 डिग्री सी था, और 10 से आप कर दिए 20 डिग्री सी, कितना बढ़ा दिए, 10। अमाउंट हीट जरूरत पड़ा मान लीजिए 10 कैलोरी, कितना जरूरत पड़ा, 10 कैलोरी, 10 कैलोरी। तो आप 10 डिग्री सी बढ़ाने के लिए ना 10 कैलोरी चाहिए, तो 1 डिग्री सी बढ़ाने के लिए क्या चाहिए, 1 कैलोरी चाहिए। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, हीट कैपेसिटी बराबर कितना हीट का जरूरत पड़ा, और दोनों का टेम्परेचर का डिफरेंस किसका है, कितना का है। मान लीजिए हमको 10 कैलोरी की जरूरत पड़ा और टेम्परेचर का डिफरेंस 10 डिग्री सी का है, तो 10 डिग्री सी के लिए चाहिए 10 कैलोरी, तो 1 डिग्री सी के लिए 1 कैलोरी चाहिए। तो क्या लिखेंगे, Q बटा T2 माइनस T1, या लिखेंगे Q डिवाइडेड बाई क्या होगा, डेल्टा T, चेंज इन टेम्परेचर हो जाएगा। देखिए, यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी बराबर क्या लिखेंगे, कैलोरी पर केल्विन या कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड, या लिखेंगे जूल पर केल्विन, या क्या लिखेंगे, जूल पर डिग्री सी। जूल में भी लिख सकते हैं या फिर किस में लिख सकते हैं, कैलोरी में भी लिख सकते हैं। यहां देखिए, इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, याद रखिएगा, हीट कैपेसिटी कैसा है, एक्सटेंसिव, क्योंकि अमाउंट पर डिपेंड करेगा। अमाउंट बढ़ा दीजिएगा तो हीट ज्यादा जरूरत पड़ेगा, अमाउंट कम कर दीजिएगा तो हीट भी क्या चाहिए, कम चाहिए। देखिए, A specific heat capacity it is represented by a small c, किसे डिनोट करते हैं, स्मॉल सी से। किसको, स्पेसिफिक, also known as स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को ही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। देखिए, देखिए मतलब स्पेसिफिक मतलब इस सी को ही हम डिनोट किया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ऐसे समझिए। देखिए, इट मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। यहाँ कोई सब्सटेंस का अमाउंट फिक्स नहीं था नहीं था। कोई सिस्टम कोई ले लिए, 1 डिग्री सी टेम्परेचर बढ़ा देना है। अमाउंट ज्यादा लीजिएगा एनर्जी ज्यादा चाहिए, अमाउंट कम लीजिएगा एनर्जी कम चाहिए। देखिए, यहाँ फिक्स कर दिया गया कितना, 1। तो आप कितना भी लीजिएगा तो आप हमेशा निकालिएगा 1 ग्राम में क्या होगा, और 1 ग्राम सब्सटेंस का 1 डिग्री सी टेम्परेचर बढ़ाना है, उसके लिए जो हीट चाहिए उसको क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यानी यहां हो गया Q, बस फर्क कितना हो गया, Q बटा T2 माइनस T1, इसके जगह पर मास ले लेना। आप 10 ग्राम लिए तो फिर 1 ग्राम में निकालना होगा, तो 10 ग्राम से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। देखिए, तो यहां लिखे Q m डेल्टा T। यहां देखिए, इसको आप लिख सकते हैं ना Q m डेल्टा T, ऐसे देखिए, Q बाई डेल्टा T, Q बाई डेल्टा T को कैपिटल C लिख सकते हैं नहीं, इसको क्या बोलेंगे, हीट कैपेसिटी। क्या बोलेंगे, हीट कैपेसिटी। तो आप ये भी हो गया हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाई मास, ये क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब खुद सोचिए, यहां जब फिक्स कर दिया गया कि 1 ग्राम है, तो कितना भी अमाउंट आप लेंगे 1 ग्राम में निकालेंगे तो एनर्जी हमेशा सेम रहेगा। इसलिए हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमारा क्या कहलाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या कहलाएगा, इंटेंसिव कहलाएगा।
ये क्या कहलाएगा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाएगा। देख, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या लिखेंगे? कैलोरी पर ग्राम केल्विन, या कैलोरी पर ग्राम डिग्री सी, या जूल पर ग्राम केल्विन, या जूल पर ग्राम डिग्री सी। कैपिटल सी हीट कैपेसिटी, स्मॉल सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये जो हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ये भी कैसा होगा? इंटेंसिव। कैसा होगा? इंटेंसिव, क्योंकि अमाउंट पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ अमाउंट फिक्स है। कितना है? 1 ग्राम है। देखिए, मोलर हीट कैपेसिटी क्या बताए? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सीएम। सीएम का मतलब मोलर हीट कैपेसिटी। इट मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। यानी अब इसमें क्या कर दिया कि 1 मोल सब्सटेंस ले लीजिए, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल का 1 डिग्री सी टेम्परेचर बढ़ा देना है। तो 1 मोल सब्सटेंस का 1 डिग्री सी टेम्परेचर बढ़ाना है, उसके लिए जो अमाउंट की जरूरत पड़ेगा उसको क्या बोलेंगे? मोलर हीट कैपेसिटी। क्या बोलेंगे? मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी को डिनोट करते हैं सीएम से। यहाँ हो गया क्यू, यहाँ जो मास लिखते थे, मास की जगह यहाँ क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल। तो एन T2 माइनस T1, या क्यू एन डेल्टा टी, या सी बटा क्या होगा? एन। तो ये कहलाएगा मोलर हीट कैपेसिटी। क्या हो गया? मोलर। तो फिर से सुन लीजिए, हीट कैपेसिटी का मतलब किसी भी सब्सटेंस का कुछ भी अमाउंट ले लीजिए, 1 डिग्री सी टेम्परेचर को बढ़ा देना है, उसके लिए जो हीट की जरूरत पड़ेगा उसको बोलेंगे हीट कैपेसिटी। अमाउंट बढ़ा देंगे, हीट ज्यादा जरूरत पड़ेगा। अमाउंट घटा दीजिएगा, हीट कम जरूरत पड़ेगा। इसलिए वह प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव हो जाएगा। कैसा होगा? एक्सटेंसिव, मतलब अमाउंट पर डिपेंड करेगा। उसके बाद स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में आपको 1 ग्राम लेना है। कितना लेना है? 1 ग्राम। तो आप किसी भी सब्सटेंस का 1 ग्राम ले लीजिए, और 1 ग्राम को 1 डिग्री सी बढ़ाना है, उसके लिए जो अमाउंट की जरूरत पड़ेगा उसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और ये फिक्स है कि 1 ग्राम है, इसलिए अमाउंट कितना भी बढ़ाइए घटाइए, यहाँ कोई भी अमाउंट का असर हीट कैपेसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि हमेशा 1 ग्राम में ही निकालिएगा। मोलर हीट कैपेसिटी में फिर फिक्स कर दिया गया कि किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल लेना है, और 1 मोल सब्सटेंस को 1 डिग्री सी टेम्परेचर बढ़ा देना है। तो 1 डिग्री सी टेम्परेचर बढ़ा देना है किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल का। तो 1 मोल का सब्सटेंस बढ़ाने के लिए जितना हीट की जरूरत पड़ेगा उसको मोलर हीट कैपेसिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? हम मोलर हीट कैपेसिटी बोलेंगे। अब देखिए, उसको रिप्रेजेंट करते हैं सीएम से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सीएम से। ये मोलर हीट कैपेसिटी भी 2 प्रकार का है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम और मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम को सीवी से डिनोट करते हैं, और मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर को सीपी से। किससे डिनोट करते हैं? सीपी से। चलिए लिखिए अब इसको, इधर मिटा दें, इस साइड लेफ्ट साइड लिख लिए होंगे सब लोग। एक तरफ मिटा दें, इधर सब लोग लिख लिए, इधर इस साइड, इस साइड। ठीक।
लिख लीजिए इसको।
इधर मिटा दी, इधर सब लोग लिख लिए। हम 5 बार पूछे कि लिख लिए, सब लोग बोले लिख लिए। आपने बड़े बोले, मेरे सब चुप थे, मतलब लगता लिख लिए सब लोग, यही लग रहा था। चलिए लिखिए, पढ़ लिखिए। उधर मिटा दे, अब इधर पूरा मिटा दें। ये फिजिक्स में भी पढ़े क्या है सब? अभी नहीं। फिर समझाएंगे, फिर शुरू। अब देखिए, इसमें एक क्वेश्चन देता है, इसमें पूछता क्या क्या है। अब जरा इसको ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, लिखिए, 2 से लिखिए। लिख लिए सब। अब समझाएं, देखिए, इधर सुनिए।
हम बोले मोलर हीट कैपेसिटी दो प्रकार का, एक कांस्टेंट वॉल्यूम, देख क्या है कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट वॉल्यूम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सीबी से। किसे रिप्रेजेंट करते हैं? सीबी से। यहाँ क्या कहता है? इट मे बी डिफाइंड, पर डिफिनेशन वही है, सिर्फ सब्सटेंस की जगह गैस आ जाएगा और कांस्टेंट वॉल्यूम पे कराना है। इट मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस थ्रू 1 डिग्री या 1 केल्विन। यानी 1 डिग्री सी या 1 केल्विन टेम्परेचर को बढ़ा देना है, इंक्रीज कर देना है। जितना हमको हीट की जरूरत पड़ेगा कांस्टेंट वॉल्यूम पे, उसी को कहेंगे मोलर हीट कैपेसिटी। क्या बोलेंगे? मोलर हीट कैपेसिटी बोलेंगे। सीबी बराबर क्यू पर डिवाइडेड बाई एन T2 माइनस T1। इसको लिखे क्यू एन बाई क्या होगा? डेल्टा टी। ठीक है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, बस यही है। यहाँ सीबी की जगह सीपी हो जाएगा, सेम चीज रहेगा। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड थ्रू कितना? 1 डिग्री सी। किसका? 1 मोल गैस के लिए एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड मोलर हीट कैपेसिटी। तो सीपी बराबर क्यू एन T2 माइनस T1 क्यू बटा एन डेल्टा टी। अब दोनों गैस में एक रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन सीपी और सीबी। देखिए सुनिए, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है, सीपी माइनस सीबी, ये दोनों का डिफरेंस हमेशा आर के बराबर होता है। किसके बराबर? आर। एक कप जब गैस कितना होना चाहिए? 1 मोल। तो किसी भी गैस का 1 मोल के लिए सीपी और सीबी का डिफरेंस हमेशा किसके बराबर? आर के बराबर। आर का वैल्यू कांस्टेंट होता है, जिसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहते हैं या मोलर गैस कांस्टेंट कहते हैं। आर का वैल्यू होता है 2 इन कैलोरी। कैलोरी में कितना होता है? 2। और जूल में होता है 8.314। कैलोरी में 2 कैलोरी और जूल में कितना होता है? 8.314। ऐसे याद रखना। तो 1 कैलोरी में हुआ, एक किस चीज में हुआ? जूल में हुआ। तो ये भी ध्यान रखना है, पर मोल की बात हो रहा है। कितना हो रहा है? पर मोल। तो एक गैस 1 मोल के लिए लिया गया। अब देखिए रिलेशन बिटवीन सीपी सीबी और एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मतलब हुआ कि एक मोलकुल में जितना एटम्स मिल करके बना है उसको हम एटॉमिसिटी कहते हैं। जैसे H2 का 1 मोलकुल में कितना एटम है? H का ही 2 एटम है, तो एटॉमिसिटी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ओजोन O3, बोले O3 का 1 मोलकुल में कितना एटम है? 3। जैसे उसको एलिमेंट भी कहते हैं, क्योंकि एक्चुअली आप एलिमेंट के कंपाउंड को, एलिमेंट को एटम कहते हैं। तो O3 है तो ऑक्सीजन का 3 एटम है, तो 3 एटम है तो उसका एटॉमिसिटी 3 हो जाएगा। CO2 गैस लिखे, बोले CO2 गैस का एटॉमिसिटी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। CO2 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, 2 कितना हो गया? 3, तो एटॉमिसिटी कितना होगा? 3। तो ये सीपी और सीबी का रिलेशन बताता है कि किसका एटॉमिसिटी कितना होगा, यानी एटॉमिसिटी के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? एटॉमिसिटी के बारे में। जैसे गामा इजकल टू सीपी बटा सीबी, यानी गामा ए हो गया सीपी बटा सीबी। देखिए तो आप लिखते हैं ना अल्फा बीटा गामा, लिखते हैं ना इस तरह का। देखिए तो आप वाई की जैसा गामा से डिनोट किए हैं, तो गामा सीपी बटा सीबी रेशियो होता है। तो सीपी बटा सीबी ये रेशियो कितना आएगा? 1.66। अगर ये दोनों का रेशियो 1.66 आ जाए या 5/3 आ जाए, तब वह मोनो एटॉमिक गैस कहलाता है। क्या कहलाता है? मोनो एटॉमिक गैस। यानी जिसका सीपी या सीबी का रेशियो 1.66 आ जाए या 5/3 आ जाए, तो वह गैस मोनो एटॉमिक गैस होता है, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन ऐसे हो जाएगा। अगर सीपी और सीबी गामा का रेशियो अगर आपका मान लीजिए 1.4 आ जाए या 7/5 आ जाए, तब वह डायटोमिक गैस होता है, जैसे H2O2 Cl2 ऐसे याद रखें। अगर मान लीजिए सीपी और सीबी का रेशियो 1.33 हो जाए, 1.33 मतलब 4/3 आ जाए, तो वह ट्राई एटॉमिक गैस होता है। कैसा होता है? ट्राई एटॉमिक गैस। जैसे एग्जांपल में O3 और CO2। अब देखिए, अब क्वेश्चन जैसे कोई देगा तो क्वेश्चन में क्या देता है? सीपी या सीबी का वैल्यू दे देगा, और आपसे या सीबी नहीं देगा तो सीबी आपको निकालना होगा, या तो सीपी दे देगा, सीबी नहीं दिया तो कोई एक वैल्यू आप निकाल दीजिए। अब आपसे पूछेगा गैस कैसा है, डायटोमिक है, ट्राइटोमिक है या मोनोएटोमिक गैस है। तो हम क्या करेंगे? अगर सीपी डायरेक्ट दे दिया, सीबी नहीं दिया हुआ है, तो कोई ऐसा डेटा दे देगा जिससे आप सीबी निकाल सकते हैं। निकाल लेंगे तो इस फॉर्मूला से हम क्या करेंगे? सीपी दे दे, आर जानते ही हैं तो सीबी निकाल लेंगे।
तो सीबी निकाल लेंगे या सीपी दिया हुआ है ही, तो फिर सीपी और सीबी का दोनों का रेशियो निकाल देंगे। रेशियो निकाल देंगे, रेशियो देख लेंगे किसके बराबर आता है। अगर यह आएगा तो मोनोएटॉमिक, यह आएगा तो डायटॉमिक, यह आएगा तो ट्राइटॉमिक। उसमें एक बात ये ध्यान रखना है, ये जो फार्मूला लिया गया वो किस चीज के लिए ले लिया गया है? 1 मोल गैस के लिए। अगर गैस 1 मोल नहीं दिया है तो पहले आप सीपी या सीबी जो भी निकालिएगा 1 मोल के लिए निकाल लीजिएगा। किसके लिए निकालिएगा? 1 मोल के लिए। 1 मोल निकालने के बाद तब सीपी माइनस सीबी बराबर आर कर लीजिएगा। आर का वैल्यू अगर कैलोरी में देगा डेटा तो आर का वैल्यू 2 बैठाइएगा। जूल में डेटा दिया है तो आर का वैल्यू 8.314 बैठाइएगा। चलिए इस पे एक क्वेश्चन देते हैं, उसको आप पहले अपने से सोल्व कीजिए, लिखिए। देखिए फिर क्वेश्चन से सारा थ्योरी क्लियर हो जाएगा। ये वीडियो चल रहा है ना? चल रहा है ना? चलिए एक क्वेश्चन लिखिए। लिखिए 10 पे कौन बच्चे सबसे पहले बना के दिखाते हैं? लिखिए लिखिए। द स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस इज 0.313 जूल पर ग्राम at constant volume. If the molar mass of the gas is of the gas is 40, calculate the अब देखिए क्या कह रहा, सुनिए मेरी बात, एक लाइन का दम क्वेश्चन है। देखिए स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस लिखा हुआ है 0.313 जूल पर ग्राम, स्पेसिफिक हीट लिखा हुआ है। आपको पूछा एट कांस्टेंट वॉल्यूम, किस पर लिखा हुआ है? कांस्टेंट वॉल्यूम पे। इफ द मोलर मास ऑफ द गैस 40, अगर किसी गैस का मोलर मास कितना दिया हुआ है? 40, 40, तो आपसे पूछा कैलकुलेट द एटॉमिसिटी ऑफ गैस। गैस का एटॉमिसिटी क्या है? तो एटॉमिसिटी का मतलब क्या निकालना होगा? गामा। गामा का मतलब क्या निकालना होगा? सीपी बटा सीबी का रेशियो निकालना होगा। तो सीपी या सीबी का रेशियो निकाल दीजिए, जिसके बराबर आएगा उसके अनुसार आपका एटॉमिसिटी हो जाएगा। 1.33 के बराबर आएगा तो एटॉमिसिटी 1, 1 अति आपका 1.4 के बराबर आ जाएगा तो एटॉमिसिटी 2, 1.33 के आसपास आ जाए तो एटॉमिसिटी कितना? 3 हो जाएगा। देखिए तो कैसे बनाइएगा जरा सोचिए। इसी फार्मूला का यूज करना है। देखिए ये भी बता देते हैं, सीपी माइनस सीबी बराबर आर। थोड़ा सोचिए कैसे बनाइएगा। हम 1-2 मिनट समय देते हैं, खाली ये बताइए बनाइएगा कैसे। हमको गामा निकालने के लिए 2 चीज चाहिए, सीपी भी चाहिए और सीबी भी चाहिए।
बोलिए कैसे बनाइएगा इसको। तो पहले आप देखिए एक क्या दिया हुआ है, ये सीबी है या सीपी है दिया हुआ? सीबी। तो क्या सीबी दिया हुआ कि कुछ और करके सीबी निकालना होगा? कैसे दिया है? देखिए ये दिया स्पेसिफिक हीट दिया है, मोलर हीट कैपेसिटी कहां दिया है? स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है, जूल पर ग्राम है। देखिए पर ग्राम दिया हुआ है, मतलब आप इसको कह सकते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी दिया हुआ है पर ग्राम। एक ग्राम को जितना, एक ग्राम सब्सटेंस को 1 डिग्री सी टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। तो सीपी, आप सीबी किसको कहते हैं? जब किसी सब्सटेंस का कितना लेना है, 1 मोल। एक मोल सब्सटेंस को 1 डिग्री सी टेम्परेचर बढ़ाना है, तो 1 मोल सब्सटेंस को 1 डिग्री सी टेम्परेचर बढ़ाना है। जितना हीट की जरूरत पड़ेगा उसको क्या बोलेंगे? सीबी बोलेंगे। तो बोले 1 मोल कैसे जानेंगे? तो 1 मोल में लिखा हुआ है मोलर मास कितना है, 40। इसका मतलब 1 मोल का मास कितना ग्राम? 40 ग्राम। तो आप खुद सोचिए, तो यदि आपको सीबी निकालना है तो 1 ग्राम को 1 डिग्री सी टेम्परेचर बढ़ाने के लिए इतना हीट चाहिए, इतना जूल चाहिए। तो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसको कहेंगे? जब 40 ग्राम सब्सटेंस लेंगे 1 मोल लेंगे, तो 1 मोल के लिए जितना हीट की जरूरत पड़ेगा, तो कितना जरूरत पड़ेगा? 0.313 इंटू कितना, 40। आ गया ना 1 मोल। ये 1 ग्राम के लिए है, तो 40 ग्राम का मतलब 1 मोल। तो 40 ग्राम के लिए कितना चाहिए? तो 40 से इसमें गुना कर दी। बोले गुना करके कितना आता है बताइए? 4 से गुना करना है। 1352 12.52 यही आता, देखिए यही आता, देखिए यहां से आ गया। ये आप क्या निकाल दिए? सीबी। और फिर हमको और क्या चाहिए? सीपी। तो सीपी कैसे निकालेंगे? तो इस फॉर्मूला का यूज कीजिए। तो बोले सीपी माइनस सीबी बराबर क्या होता है? आर। अब हमको सीपी चाहिए, तो इसी जानते ही, आर भी तो जानते हैं। तो बोले तो सीपी, बोले सीबी कितना है? 12.52। अब आर का वैल्यू कितना होता है जूल में? 8.314। अब बोले सीपी नहीं निकल जाएगा? तो बोले सीपी बराबर कितना आ जाएगा? 8.314 प्लस 12.52। बोलिए कितना आता है? ट्वेंटी पॉइंट एट थ्री फोर देख लीजिए, यही आता है 20.834। देखिए यही आता है, देख लीजिएगा सब जोड़ करके। अब सीपी भी जान गए, सीबी भी जान गए, तो बोले सीपी और सीबी गामा निकाल दीजिए। सीपी बटा सीबी का रेशियो, बोले सीपी कितना आया? 20.834। और सीबी का वैल्यू लिखा हुआ, सीबी कितना है? 12.52। यहां से निकाल लीजिए, देखिए कितना वैल्यू आता है। सोल्व करके बताइए कितना आता है। कितना आएगा? बना के दिखाइए, जल्दी दिखाइए। कितना आया? ये भी सोल्व नहीं किया अभी तक।
जिनका सोल्व हो जाए वो सेकंड क्वेश्चन बनाइएगा। needs 52.25 joules at constant volume. चलिए इसको बनाइए, इसको मिटा दें। ये आंसर आ गया? नहीं आया अभी तक, सोल्व नहीं किए। कितना आया? 1.66। अब बोलिए 1.66 आएगा तो कैसा गैस होगा? क्या कुछ बोलना, बोलो। 1 मतलब इसके करीब आ जाए तो समझ जाइए कैसा गैस होगा? मोनोएटॉमिक। कैसा गैस होगा? मोनोएटॉमिक गैस। हो गया। इसको जरा बना के दिखाई तो कौन बच्चे सबसे पहले बना के दिखाते हैं इसको? सेकंड क्वेश्चन देखिए, जल्दी दिखाइए सेकंड क्वेश्चन, फिर थर्ड क्वेश्चन मिलेगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन जल्दी से बना के दिखाइए। लिख रहे हैं सब लोग? सेकंड क्वेश्चन बन गया? क्या बना? ये समझ में आ गया ना? इसमें किसी को कुछ पूछना और है? इस क्वेश्चन में कुछ पूछना है किसी को? नहीं। चलिए उसको बना के दिखाइए सेकंड क्वेश्चन।
क्या बना? क्या लगता है किसी का बनेगा? नहीं, सब बैठे हुए आराम से और मेरे इंतजार में कि हम लिखेंगे, उसके बाद आप उतारिएगा। क्यों आप गलत सोच रहे हैं? पॉजिटिव सोचिए। और पॉजिटिव सोचें। देखिए यहाँ सुनिए, आप अच्छा थोड़ा हिंट हम कर देते हैं। देखिए हम 5.6 लीटर गैस है, मतलब 1/4 मोल। 22.4 लीटर का मतलब 1 मोल होता है ना। कोई भी गैस का 1 मोल में कितना लीटर? 22.4 लीटर। तो 22.4 लीटर इक्वल टू 1 मोल। तो आपको कितना गैस लिखा हुआ बोलिए? नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया हुआ है जो बताइए? 5.6, 1 मोल में कितना? 22.4, 1/4 ये आ गया। और यहां टेम्परेचर जो इंक्रीज कर रहा है वो कितना केल्विन से? 10 केल्विन से। तो नंबर केल्विन हो गया इंक्रीज इन टेम्परेचर। बोलिए 310 माइनस 300, 10 केल्विन हो गया। यहां कोई दिक्कत नहीं है। यानी नंबर ऑफ मोल्स, व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ गैस। अब मेरी बात सुनिए, हमको इतना मोल गैस के लिए, इतना मोल गैस के लिए ध्यान से देखिए कितना जूल की जरूरत है? 52.25 चाहिए ना। हम क्या बताए थे? किसी भी गैस का 1 मोल के लिए जितना हीट की जरूरत पड़ता है 1 डिग्री सी टेम्परेचर बढ़ाने के लिए या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए, उसको हम सीबी कहते हैं, चाहे सीपी कहते हैं। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो सीबी, और प्रेशर कांस्टेंट होगा तो सीपी बोलेंगे। तो आप देखिए यहां क्या कांस्टेंट है? वॉल्यूम। तो आप वॉल्यूम कांस्टेंट है तो क्या निकल जाएगा? सीबी। तो सीबी बराबर होगा क्यू। तो सीबी आप क्या निकालिएगा? क्यू हीट इन डेल्टा टी। देखिए या तो डायरेक्ट फार्मूला से बना लीजिए और नहीं तो एक एक नियम से बना लीजिए। कैसे? तो 1/4 मोल के लिए हमको इतना एनर्जी चाहिए, तो 1 मोल के लिए क्या चाहिए? सीधे सीधे 4 से गुना हो जाएगा, होगा ना 4 से गुना। तो ऐसे भी लिखेंगे 1/4, तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्यू कितना चाहिए? देखिए 52.25। नंबर ऑफ मोल्स कितना? 1/4। और चेंज इन टेम्परेचर कितना का है? 10। तो 10 कर लीजिए, सीबी निकल जाएगा, निकल जाएगा। एक चीज और सुन लीजिए, इसको आप ऐसे भी बना सकते, एक तो डायरेक्ट इस तरह से लिख दिए। आप ये भी कर सकते थे कि 1/4 मोल के लिए हमको 52.25 इतना जूल चाहिए। तो आपको निकालना है किसके लिए? 1 मोल। किसके लिए? 1 मोल के लिए। तो 1 मोल के लिए कितना हो जाएगा? 52.25 डिवाइडेड बाई 1/4, तो 4 ऊपर चला जाएगा, इतना जूल हो गया। यहां यानी 1 मोल को 10 केल्विन, क्योंकि इतना से इतना मतलब कितना केल्विन? 10 केल्विन बढ़ाने के लिए हमको कितना एनर्जी की जरूरत पड़ेगा? इतना है, 4 से मल्टीप्लाई हो गया। अब आप सुनिए, ये तो 10 केल्विन के लिए ना हुआ, किसके लिए हुआ? 10 केल्विन के लिए। यानी जब 10 केल्विन इंक्रीज कीजिएगा तो कितना चाहिए? 52.25 इंटू 4, इतना जूल। तो परिभाषा है सीबी का कि 1 मोल गैस लेना है और 1 केल्विन बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है? 1 केल्विन। तो 1 केल्विन अगर बढ़ाना रहेगा तब कितना हो जाएगा? 52.25 इंटू 4 और डिवाइड कर दीजिए कितना से? 10 से। बोलिए यहां सेम चीज यहां पे है कि नहीं? देखिए ये 4 ऊपर नहीं चला जाएगा, देखिए नीचे 10 आ जाएगा। हम इसी को खाली एक एक नियम से इसे समझा दिए। आप ऐसे भी एक एक नियम से बना सकते हैं। यहां से क्या निकल जाएगा हमारा? सीबी। क्या निकल जाएगा? सीबी। अब सीबी निकाल के दिखाइए यहां से कितना आता है? 52.25 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 10, यहां से बताइए कितना आता है? अब क्या सीबी निकल गया? अब सीबी निकल जाएगा तो फिर आप वही रिलेशन लगा दीजिए, सीपी माइनस सीबी बराबर क्या होता है? आर।
पहले बताइए, तो उसके अनुसार फिर सीपी निकाल लीजिए। तो बोले सीपी कितना आता है बताइए। सीपी आया कितना? वहां पे देख लीजिए कितना आया सीपी। ये सब इंतजार करेंगे, सर लिखेंगे तो कॉपी पे लिख देंगे। 20.9 और इधर दोनों का 20 उधर भी कितना आया? 20.9। ये हो गया 20 ठीक है ना, देख लीजिए, का फिर गलती होगा तो गलती बन जाएगा सब। तो सीपी बराबर निकाल लीजिए 8.314 और प्लस 20.9, ये जोड़ करके कितना आता है सीपी? बोले सीपी कितना आया जोड़ करके? 29.214 आ गया। तो सीपी माइनस सीपी तो गामा निकाल दीजिए। सीपी आया 29.214 और सीबी आया 20.9। इसको डिवाइड करके कितना आता है आंसर? 1.3 कुछ आता है। हाँ, 1.33 आएगा। कितना आया देखिए तो, इसका इसका आंसर कितना आता है? 1.3 या 1.39 ऐसे कुछ आता है। हाँ तो 4 हो जाएगा ना फिर वो, तो 1.4 के आसपास हो जाएगा वो। 39 का मतलब 1.4 हो जाएगा। तो 1.4 का मतलब कैसा गैस हो जाएगा? डायटोमिक गैस हो जाएगा। क्योंकि 1.3 कर दिया तो फिर ट्राइटोमिक हो जाएगा वो। तो आगे देख लीजिएगा 1.3 किसके करीब दम आ रहा है। 1.33 है तो ट्राइटोमिक, 1.4 है एग्जैक्ट तो कैसा होगा? डायटोमिक। अब एक क्वेश्चन आप और बना लीजिए। अब हाँ बनाइए, देखिए देखिए इस बार कौन कौन बच्चे बनाते हैं वो देखिए। एकदम सेम, ये तो सेम क्वेश्चन, इसमें कुछ तो करना, 2 क्वेश्चन तो समझा दिए अच्छे से। बनाए सब देखिए। चलिए थोड़ा सा चेंज। अब तो मेरे ख्याल से हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, ये तीनों अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर से सुनिए, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी तीनों समझ में आ गया होगा। स्पेसिफिक हीट, मोलर हीट और सिर्फ हीट कैपेसिटी, तीन। हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी। एक क्वेश्चन और लास्ट लिखिए, लिखिए इसको, लिखिए तो, इट इज रिक्वायर्ड to raise the temperature of
थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर दिए, देखिए थोड़ा सा चेंज किए क्वेश्चन, देखिए पहले क्वेश्चन कह क्या रहा है ये समझ के देखिए तब ना बनेगा। कह रहा इट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ स्विमिंग पूल फ्रॉम 25 केल्विन से 35 केल्विन। कोई स्विमिंग पूल है, ठीक है, स्विमिंग पूल में कह रहा है कि वहां का टेम्परेचर को इंक्रीज कर देना, मतलब स्विमिंग पूल में पानी होगा, वाटर होगा। स्विमिंग पूल में आप लोग नहाए हो ना कभी, देखिए देखिए नहीं नहाए कभी, देखिए स्नान की स्विमिंग पूल देखिए, अरे बहुत जगह स्विमिंग पूल आजकल रहता है ना, देखिए हाँ देखिए, तो आप देखिए इट इज रिक्वायर्ड, देखिए जैसे गांव देहात में क्या रहता था, जैसे छोटे छोटे टाउन में तालाब रहता है, उसी तालाब को नहीं टाउन में कहाँ से मिलेगा, तो वही टाउन में उसी का छोटा रूप बना करके स्विमिंग पूल बना दिया गया, जहाँ लोग फ्री में नहाते थे। हाँ आप स्विमिंग पूल में नहाए कि तालाब में नहाया? क्या चाहिए, हम तो हर जगह नहाए, ठीक है ना, देखिए देखिए सुनिए, देखिए स्विमिंग पूल क्या, देखिए स्विमिंग पूल में देखिए यहाँ बगल में भी है, आप देखिए स्विमिंग पूल आपका यहाँ क्या स्टेडियम के पास बगल में भी है, वहाँ लोग सीख, वहाँ बच्चे जैसे अब लोग सीखने जाते हैं शाम को, हम भी जाते थे, अभी हाल फिलहाल हम भी उसका मेंबर थे, हम भी सीखने जाते थे। तो सुनिए, तो वहाँ स्विमिंग पूल में जैसे वो कभी भी जा सकता है, उसमें क्या है शरीर का एक्सरसाइज भी होता है, स्विमिंग में क्या एक्सरसाइज है, आप बहुत लोग सीखने जाते हैं। तो आप स्विमिंग पूल यहाँ पे भी बगल में स्टेडियम के पास है, वो बिहार सरकार का है, गवर्नमेंट का है, लोग वहाँ भी लोग सीखने जाते हैं, सुबह नहीं कुछ चार्ज पैसा लगता है उसमें है, ठीक है ना, देखिए देखिए तो उसमें क्या कहता है, देखिए तो हम कह रहे हैं स्विमिंग पूल में वाटर बहुत है, उसमें वाटर का पानी का बर्बादी भी बहुत होता है, हमेशा उसको क्लीन करना पड़ता है, साफ करना पड़ता है। तो आप देखिए देखते हैं वाटर पार्क वगैरह में क्या रहता है, आप कहीं वाटर पार्क गए होंगे तो उस वाटर पार्क में भी स्विमिंग पूल रहता है, वहां तो उससे भी बड़ा बड़ा बना रहता है ना, एक से एक। अब पटना में तो बहुत वाटर पार्क खुल गया, नहीं 1 2 3 4 5 कितना है, बहुत सारा लोग है। तो वाटर पार्क यहाँ पटना में एक से एक बने, बहुत बड़े, एक भी नहीं रहता था बिहार में, अब तो बिहार में बहुत जगह खुल गया है, छोटे छोटे टाउन में भी वाटर पार्क खुल गया है। तो आप देखिए, तो कह रहा है कि इट इज रिक्वायर्ड टू रेज द, अब स्विमिंग पूल में पानी होता है, वाटर है, वह वाटर का टेम्परेचर को इंक्रीज करना है 25 केल्विन से 35 केल्विन। तो 25 केल्विन से 35 केल्विन मतलब कितना इंक्रीज करना है, 10 डिग्री, कितना 10 या 10 केल्विन, डिफरेंस में केल्विन हो या डिग्री सी दोनों बराबर होता है, मतलब यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज करना है, इंक्रीज इन टेम्परेचर कितना हो गया 35 से 25, मतलब कितना केल्विन, यानी इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर को बढ़ा देना है कितना केल्विन से, 10 केल्विन से, कितना से 10 10 केल्विन से, यानी हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं 10 केल्विन। द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन स्विमिंग पूल इज, वॉल्यूम ऑफ वाटर, देखिए वॉल्यूम ऑफ वाटर इन स्विमिंग पूल, वाटर का वॉल्यूम पूछा है स्विमिंग पूल में कितना लीटर है, 10⁵ लीटर्स, ये दिया हुआ है। लीटर को मिलीलीटर में बदलना चाहते हैं, क्या करेंगे बताते हैं, क्योंकि जितनी डेंसिटी ग्राम होता है तब ना मास निकालेंगे हम। तो आप देखिए 10⁵ गुना 10⁵, 1 लीटर में 1000 ml होता है, 1000 ml का मतलब 10⁵,
देखिए तो यहाँ कितना आ जाएगा 10⁸ इतना ml आ गया। इतना पानी दिया हुआ है स्विमिंग पूल में, तो जब इतना दिया हुआ ml, तो इसको तो मास में भी बदल सकते हैं। अब पानी का डेंसिटी कितना होता है 1 ग्राम पर ml। पानी का डेंसिटी क्या होता है 1 ग्राम पर ml। तो डेंसिटी ऑफ वाटर पढ़े होंगे आप 1 ग्राम पर ml, ये हो गया डेंसिटी। तो जब आप डेंसिटी बराबर 1 ग्राम पर ml, डेंसिटी जान गए पानी का, वॉल्यूम भी जान गए वाटर का, तो पानी का मास निकल जाएगा। तो पानी का मास डेंसिटी बराबर पढ़ते हैं ना मास बटा वॉल्यूम। तो मास बराबर क्या होगा वॉल्यूम गुना डेंसिटी। अब वॉल्यूम कितना पानी का लिखा हुआ 10⁸। अब पानी का डेंसिटी 1 ग्राम पर ml, ml से ml कट गया, कितना आया 10⁸। और इतना ग्राम पानी है, सीधा समझिए। हम पानी का मास निकाल दिए कि पानी का इतना मास है। इतना पानी का मास को आपको इफ इट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ स्विमिंग पूल, इतना केल्विन बनाना है। स्पेसिफिक हीट वाटर का लिखा हुआ है 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन। मतलब 1 ग्राम को 1 केल्विन से बढ़ाने के लिए हमको कितना एनर्जी चाहिए 1 ग्राम 1 केल्विन बढ़ाने के लिए कितना एनर्जी चाहिए 4.2 जूल। तो आपसे पूछा है कि कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड, कितना हीट की जरूरत पड़ेगा जब पानी कितना मास लिए हैं 10⁸ ग्राम, और कितना केल्विन से बढ़ाना है 10 केल्विन से। तो सुन लीजिए, हिंट कर देते एकदम एक लाइन में बन जाएगा। 1 ग्राम के लिए कितना जूल चाहिए 4.2 जूल। तो इतना ग्राम के लिए कितना जूल चाहिए नहीं पता चलेगा। तो ये भी आधा बना है, पूरा नहीं बना है। तो 1 ग्राम के लिए इतना जूल, इधर सुन लीजिए फिर से, इतना ग्राम के लिए इतना से गुना कर दीजिएगा। एक किसके लिए पर केल्विन है, मतलब 1 केल्विन बढ़ाने के लिए। फिर जितना आएगा उसमें 10 से गुना कर दीजिएगा, तो किसके लिए हो जाएगा, किसके लिए हो जाएगा 10 केल्विन बढ़ाने के। ये तो दिया हुआ है इतना ग्राम पर केल्विन ना, 1 केल्विन बढ़ाने के इतना ग्राम इतना जूल चाहिए। 1 केल्विन बढ़ाने के लिए कितना चाहिए 4.2 जूल। किसको 1 ग्राम को। तो 1 ग्राम का हमको चाहिए 4.2 जूल, चाहिए कि नहीं चाहिए। 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए 4.2 जूल, किसके लिए 1 केल्विन बढ़ाने के लिए। तो पहले आप निकाल दीजिए 10⁸ ग्राम के लिए कितना चाहिए। तो जितना दिया है उससे इसमें 10⁸ से गुना कर दीजिए, तो 1 केल्विन के लिए हो जाएगा, पर केल्विन है। अब आपको बढ़ाना कितना केल्विन है, कितना केल्विन 10 केल्विन। तो 10 से और गुना कर दीजिए, तो हो जाएगा 10 केल्विन बढ़ाने के लिए निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, टोटल आंसर आएगा 4.2 गुना 10⁸, गुना क्या हो जाएगा 10, इतना आंसर हो जाएगा। बना लीजिएगा, अब बना लीजिएगा इसको। हो जाएगा ना, यानी टोटल हीट रिक्वायर्ड, टोटल हीट रिक्वायर्ड कितना आ जाएगा। तो टोटल हीट रिक्वायर्ड निकाल दीजिएगा 4.2 10⁸ गुना 10 केल्विन, जो आएगा वो आंसर किस में आएगा जूल में आंसर आ जाएगा। ये किसके लिए 10 केल्विन बढ़ाने के लिए, ये किसके लिए 10 केल्विन, आंसर आ जाएगा। ये जो 3 क्वेश्चन बनाए, आपका काम है एक घर पे जाके ये तीनों क्वेश्चन को फिर से अच्छे से बना लेना है। ठीक है, तीनों क्वेश्चन को घर पे जाके फिर अच्छे से बना लेना है, तब जाकर के इसका आंसर। तो आज इतना रहने दें, चलिए और पढ़ाएं। चलिए ठीक है, टाइम भी हो गया, सोचिए क्वेश्चन समझा ही देते हैं। घर पे जाके इसको बनाइए 1-2 बार क्वेश्चन, जितना तीनों बनवाए हैं। और जहां तीनों में कोई डाउट लगे फिर हमसे पूछा कीजिए सर कैसे बनाए। क्लास छोड़ देते हैं।
गुड मॉर्निंग। सर क्वेश्चन दे दीजिए कल। हाँ कल दे देंगे। कल आप ले जाइए। थर्मोकेमिस्ट्री का ना। हाँ ठीक। ये कोई मतलब नहीं चलेगी सर। अरे बना सकें अच्छे से, है ना।